देखिए, अभी यूनियन और जो स्टेट रिलेशन है उनमें फिर से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अभी आपको करंट मुद्दा ये है कि तमिलनाडु जो राज्य है उसने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उसकी शिक्षा जो निधि है उसको रोक रहा है, और उसने जो है सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया है। तमिलनाडु ये कह रहा है कि देखिए, हमारे ऊपर केंद्र सरकार क्या कर रही है, एक फाइनेंशियल प्रेशर बना रही है। क्योंकि मुद्दा यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो है तमिलनाडु ने हमेशा क्या किया है, विरोध किया है। तो इसको जो है, इसको लेके उनका ये आरोप है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस पर दबाव बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि ये जो है कहीं ना कहीं आप फेडरलिज्म के लिए, जो भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद है, उसको लेके, और जो शिक्षा के अधिकार हैं, राइट टू एजुकेशन है, उसके लिए जो है न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है कि आप जो है प्लीज़ आप इसमें जो है एक जुडिशियल जो इंटरफेरेंस है वो आप करें। तो मामला क्या है, मामला जो है कि तमिलनाडु की जो शिक्षा निधि है उसको केंद्र सरकार ने रोका है। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया है। और एक्चुअली तमिलनाडु क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप देखा जाए तो उनका जो कह सकते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला है, उसका जो है वो कड़ा विरोध क्या कर रहे हैं। अब त्रिभाषी फार्मूला क्या है, देखिए तमिलनाडु में जो है कह सकते हैं कि वो हिंदी भाषा का जो है विरोध कर रहे हैं, और उनका जो द्विभाषी जो फार्मूला है उसका प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ जो तमिल। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कह सकते हैं समग्र शिक्षा स्कीम जो है, जिसके तहत आप देखेंगे कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है PM श्री, उसके तहत जो पैसा उनको मिलता है वो पैसा जो है इसीलिए रोका गया है ताकि उन्होंने जो है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, और वो प्रावधान आर्टिकल 131 है। आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 131 में ये जो सूट है ये फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 131 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम जो है आर्टिकल 131 में जो है ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तमिलनाडु ने ये कहा है कि ये जो पैसा रोका गया है क्योंकि हमने NEP को लागू नहीं किया है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो हमको पैसा रोका गया है, ये केंद्र सरकार का असंवैधानिक और अवैध और मनमाना और अनुचित जो है ये जो है कार्यवाही है उनकी। उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी जो है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो संघ है, संघीय जो अतिक्रमण है, फेडरल ओवररीच हम इसको कह सकते हैं, तो उन्होंने जो है फेडरल ओवररीच का आरोप जो है इसमें लगाया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार जो है तमिलनाडु कह सकते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूले को, पॉलिसी को जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, जिसमें हिंदी शामिल है। तो ये तमिलनाडु क्या कह रहा है, तमिलनाडु ये कह रहा है कि इससे हो ये रहा है कि समग्र शिक्षा जो योजना है, जो केंद्र के द्वारा लागू की जाती है, जो समग्र शिक्षा योजना है, जो केंद्र जो है जो हमें पैसा देता है, ठीक है, क्योंकि एक कानून है भारत में, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके तहत जो बच्चों को पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके कारण बच्चों का शिक्षा का नुकसान हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर्टिकल 131 क्या है। आर्टिकल 131 के तहत राज्य सरकार जो है किसी कानूनी मुद्दे या लीगल इशू पर या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जुड़े जो विवाद हैं उनको कह सकते हैं वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जबकि उनका केंद्र सरकार के साथ में कोई विवाद हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तमिलनाडु का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो ये फैसला एक दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि तमिलनाडु को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है को अपनाने के लिए बाध्य करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था कि आप मतलब
तमिलनाडु की बात जो है उन्होंने समझी, और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने ये कहा कि आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको अपनाने के लिए आप तमिलनाडु को बाध्य नहीं कर सकते हैं, आप बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉर्मूला 3 भाषा का फॉर्मूला है, हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो लैंग्वेज है। कोर्ट ने यह कहा कि वह किसी राज्य के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नीति लागू करने का आदेश नहीं दे सकता है, कि आर्टिकल जो 32 है, 32 के तहत किसी राज्य को ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है कि वह जो है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या 3 भाषा के फॉर्मूले को जो है लागू करे। तो मतलब क्योंकि बात यहाँ पे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि हम किसी राज्य को उनके, क्योंकि राज्य का जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग में राज्य को हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, ये उनका अधिकार क्षेत्र है जिसमें हम दखल नहीं दे सकते। तमिलनाडु ने अभी केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के विरुद्ध जो ये मामला दाखिल किया है, इसमें तमिलनाडु रिक्वेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि वह जो है जो शिक्षा निधि उनकी जो रोकी गई है उसको जारी किया जाए, और जो शिक्षा का अधिकार है 2009 के तहत उनके जो कार्य हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा किया जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि तमिलनाडु इस विषय पर क्यों आपत्ति कर रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा तमिलनाडु का कहना यह है कि देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और पीएम श्री जो पॉलिसी है, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, ये कानून नहीं है, इसलिए राज्य के लिए ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। और उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी तर्क दिया तमिलनाडु ने कि इन नीतियों को लागू न करने के लिए, अगर हम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारा पैसा रोकना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है, और कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसका ये वायलेशन करता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत में जो एक सहकारी संघवाद की जो बात की गई है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात की गई है, कहीं ना कहीं जो है उसका ये वायलेशन है, उसका ये उल्लंघन है, ऐसा इसमें जो है तर्क दिया गया है। अब चूंकि तमिलनाडु जो है तमिल और अंग्रेजी का पालन करता है, उसने लगातार हिंदी का क्या किया है, विरोध किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनियन लिस्ट है जिस पे केंद्र कानून बना सकते हैं, एक राज्य सूची है, राज्य कानून बना सकते हैं, वैसे ही समवर्ती सूची है जिस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तमिलनाडु का तर्क ये है कि देखिए भाई, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी है, एक विजन स्टेटमेंट है जिसमें राज्य को बाइंडिंग नहीं किया जा सकता है। ये हम कहीं भी जो है कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉलिसी मेकिंग है, और पॉलिसी मेकिंग के तहत जो है हमारे ऊपर जो है ये आदेश को बाइंडिंग नहीं किया जा सकता है। और राज्य ने ये कहा कि देखिए, ये केंद्र की जो कार्रवाई है, पैसा हमारा रोका जा रहा है, तो आर्टिकल 14 जो है, जो समानता का अधिकार है, तो लीगल इक्वालिटी है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A है, 41 है, 45 है, ये कहीं ना कहीं जो है ये इनका वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए जो है ये बाइंडिंग नहीं है हमारे लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको पैसा दिया है, सिर्फ तमिलनाडु को नहीं दिया है, केरल को नहीं दिया है, और पश्चिम बंगाल को नहीं दिया है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए भाई, इसके कारण हम ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ना हम टीचर्स की ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। तो ये मुद्दा है, और ये मुद्दा जो है उन्होंने ये अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए ऐसा है, आप इसमें इंटरफेरेंस कीजिए और हमें जो है केंद्र सरकार को जो है ऑर्डर कीजिए, और हमें हमारा जो पैसा है वो हमें दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र और राज्य के संबंधों को लेके जो है ये हमें समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है और भारत में केंद्र और राज्य संबंधों को लेके है। आज किस तरीके से केंद्र और राज्य संबंधों में एक जो विवाद है जो हम देख सकते हैं, और सवाल यहाँ पे ये है, अब हमें देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर
क्या निर्णय देता है, क्योंकि पहले भी आपको पता है गवर्नर को लेके जो है कह सकते हैं कि मुद्दा काफ़ी विवाद में है। आपको मालूम होगा कि समय सीमा तय कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए। प्रेसिडेंट साहब ने फिर उसके बाद कह सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत जो है 14 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये मुद्दा जो है अभी चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। मुझे लगता है कि मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।